कई बार हम चोरी, लूट, डकैती इसमें अंतर नहीं कर पाते हैं। हमारी कोई कीमती चीज हो और वो गायब हो जाए, उसके बारे में हमें पता ना चल पाए, तो वो चोरी की श्रेणी में आती है। हमारी कोई कीमती चीज है और उसको छीना जा रहा है या छीनने की कोशिश की जा रही है और हम उसका विरोध कर रहे हैं और सामने 4 से कम व्यक्ति हैं, तब वो लूट की श्रेणी में आती है। और ऐसे ही कोई हमारी कीमती वस्तु है, कोई कीमती चीज है और वो छीनी जा रही है या जबरदस्ती इसको कब्जा करने की कोशिश की जा रही है और हम उसको रोकने की कोशिश करते हैं और सामने 4 व्यक्तियों से ज्यादा लोग शामिल हैं, भले ही चाहे उनके पास हथियार हैं या नहीं है, तब वो डकैती की श्रेणी में आती है। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, इस सच्ची घटना में ये आकलन ही नहीं हो पाता कि ये चोरी है, लूट है या डकैती है। और सबसे बड़ी बात यह होती है कि इस घटना को अंजाम देने वाला जो व्यक्ति होता है, उस व्यक्ति को तलाशने के लिए लगभग 35 साल से पुलिस उसके पीछे पड़ी है। कौन है, कहां से आया था, क्या चेहरा है उसका, क्या हुलिया है, आज तक भी पता नहीं चल पाता है। और इससे भी बड़ी हैरानी की बात यह होती है कि सीबीआई के लगभग 400 ऑफिसर रडार पर आ जाते हैं। लोग ये समझ रहे थे, ऑफिसर लोग ये समझ रहे थे कि इस घटना को अंजाम देने वाला कोई और नहीं बल्कि सीबीआई के ही ऑफिसर होते हैं। आज भी ये घटना इतिहास के पन्नों में दफन होकर रहने वाली है, क्योंकि उस शातिर व्यक्ति का आज तक पता ही नहीं चल पाया है कि किसने इस घटना को अंजाम दिया था। आपने इस पर बनी हुई फिल्में भी देखी होंगी। फिल्मों में इस सब्जेक्ट को बड़ा ही तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, लेकिन असली कहानी क्या है, आज हम आपको इसकी असली कहानी बताने जा रहे हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है महाराष्ट्र प्रदेश का एक शहर है, उसकी राजधानी है मुंबई और मुंबई का एक इलाका लगता है ओपेरा हाउस। दरअसल यहाँ पर एक बहुत ही मशहूर ज्वेलर्स की शॉप है जिसका नाम है त्रिभुवन दास भीमजी जावेरी एंड सन्स ज्वेलर्स, जो कि मुंबई का यानी कि उस दौर में, जिस दौर की ये घटना है, तब इसे बॉम्बे कहते थे, बम्बई कहते थे। तो उस दौरान ये दौर की ये सबसे बड़ी ज्वेलर्स की शॉप हुआ करती थी और शायद ही मुंबई का कोई व्यक्ति हो और इस ज्वेलर्स की शॉप के बारे में नहीं जानता हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। बात कर रहा हूं 19 मार्च 1987 की। शाम के लगभग 3:30 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। इस ज्वेलरी शॉप के मालिक प्रदीप जावेरी वो क्राइम ब्रांच मुंबई को फोन करते हैं और कहते हैं कि साहब, हमारे यहाँ पर अभी अभी हाल ही में सीबीआई की रेड पड़ी थी और यहाँ से वो लगभग 25 से 30 लाख रुपए कैश और इसी के साथ साथ लगभग 2.25 करोड़ रुपए के आसपास की ज्वेलरी लेके चले गए। लेकिन किसी भी सामान की जो सूची होती है, लिस्ट होती है, उसको दिया ही नहीं है और यहाँ पर रेड पड़ जाती है। हमें बड़ा फिक्र हो रही है, आखिरकार माजरा क्या है, जरा बताने की कोशिश करेंगे। जैसे ही क्राइम ब्रांच को ये पता चलता है, क्राइम ब्रांच लोकल पुलिस स्टेशन पर फोन करते हैं। लोकल पुलिस स्टेशन और क्राइम ब्रांच के जो ऑफिसर होते हैं, अरविंद इनामदार, वो अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंच जाते हैं और यहाँ आने के बाद बातचीत करने की कोशिश करते हैं। तो प्रदीप जावेरी जो होते हैं, जिसके मालिक, उनसे बातचीत कर रहे हैं तो वो कहते हैं कि 2:15 के आसपास का वक्त रहा होगा। एक ऑफिसर सबसे पहले अंदर आता है और अंदर आने के बाद उसके पीछे पीछे 2-4 और ऑफिसर आते हैं और साथ ही उनकी बहुत बड़ी टीम होती है, वो बाहर खड़ी हो जाती है। वो कहते हैं कि हम सीबीआई से आए हैं और रेड मारनी है, हमें यहाँ की बहुत सारी शिकायतें मिली थी। जिस तरह से वो बातें कर रहा था, वो वाकई एक लग रहा था कि बहुत ही बड़ा ऑफिसर है। साथ ही उन सबके पास आई कार्ड भी होते हैं और वही सीबीआई का आई कार्ड होते हैं। यहां से कोई फोन ना कर पाए, फोन को अपने कब्जे में ले लेते हैं। साथ ही जो सुरक्षा गार्ड होता है उसको कब्जे में लेते हैं और यहाँ के जो मालिक है उसके पास एक रिवॉल्वर भी थी, उसको भी कब्जे में ले लिया गया। लगभग 45 मिनट तक एक एक चीज को, एक एक वस्तु को बड़ी ही बारीकी से खंगाला जाता है और खंगालने के बाद हर एक जो ज्वेलरी होती है, उस ज्वेलरी को पिन्नी के अंदर बाकायदे बड़े तरीके के साथ पैक करते हैं और हर एक पर लिखा जाता है और उसको पैकिंग करने के दौरान एक एक चीज की लिस्ट भी तैयार की जाती है। 45 मिनट तक ऐसे चलता रहता है। मौके पर लगभग 25 या 30 लाख रुपए का कैश मिलता है और लगभग 2.25 करोड़ रुपए के आसपास की ज्वेलरी होती है। वो बड़ी ही आसानी से यहां से चले जाते हैं। जब यहां से जा रहे थे तब प्रदीप जावेरी ने कहा था कि साहब, मुझे लिस्ट तो दे दीजिए, आपके पास कितना सामान है, यहां से कितनी चीजें आप लेके जा रहे हैं। जब बात लिस्ट की आती है, वो ऑफिसर आंखों ही आंखों में उसको देखने लगता है, घूरने लगता है और जैसे ही घूरता है तभी उस शॉप का मालिक अपनी आंखें झुकाकर खड़ा हो जाता है और बोल ही नहीं पाता, क्योंकि उस व्यक्ति का, उस ऑफिसर का काम करने का जो तरीका था वो बड़ा ही नायाब तरीका होता है। अब यहां तक तो ठीक था। यहां से अब ऑफिसर लोग यहाँ जांच पड़ताल करते हैं। जांच पड़ताल करने के बाद जैसे ही बाहर निकलते हैं तो सामने एकदम नजर पड़ती है और नजर पड़ती है तो कुछ दूरी पर लगभग 26 लोग खड़े हुए हैं। वही उनमें से 26 लोगों में से कई लोग ऐसे थे जो कि इस ज्वेलरी शॉप के अंदर जब रेड पड़ रही थी तब भी वो मौके पे ही मौजूद थे। यानी कि अब ऑफिसर को लगता है कि वाकई ये जो अभी घटना हुई है, इस घटना के बारे में अभी इन लोगों से पता चल ही जाएगा। और ये दुकान के जो मालिक होते हैं ये भी यही कहते हैं कि हाँ, इनमें से कुछ लोग शामिल थे। तुरंत ही ऑफिसर भाग के जाते हैं उन 26 लोगों के पास और 26 लोगों से जाके बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। उनसे पूछा जाता है कि आखिरकार क्या माजरा है।
जो बातें वो बताते हैं वाकई वो भारत का इतिहास बन जाती है, इंडिया का इतिहास बन जाती है, उस पर फिल्में बन जाती हैं। लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि हमारे देश में इतने शातिर लोग भी पड़े हुए हैं, इतना शातिर जिसकी कहानी, जिसके किस्से, जिसकी बातें आज भी लोगों की जुबान पर मुंबई शहर में, खासकर इस ओपेरा हाउस के इलाके में मशहूर हो गई है। दरअसल वो बताते हैं कि साहब हम लोग सीबीआई के लोग हैं और हमें आज ही नौकरी पर रखा गया है, आज ही नौकरी पर रखा गया है। और उसके बाद आगे की कहानी एक एक व्यक्ति से पूछी जाती है, उन सबको हिरासत में लिया जाता है। हिरासत में लेने के बाद वो कहते हैं कि जो हमारे मेन मुखिया हैं, मेन मालिक हैं, मेन ऑफिसर हैं, वो सामान लेके यहाँ से जो इकट्ठा सामान किया था वो लेकर अपनी गाड़ी में चले गए हैं और कह रहे थे कि हमें दूसरी जगह रेड मारनी है। कई सारी टीमें हैं जो हमारी काम कर रही हैं। अब बस उसका पता लगाने की पुलिस कोशिश कर रही थी। सब के सब यानी कि 26 के 26 जब पुलिस ने हिरासत में लिए, उनसे पूछताछ की जाती है, तो अब निकलते हैं चौंकाने वाली बात। दरअसल मुंबई का एक बहुत मशहूर होटल है ताज होटल। ताज होटल के 415 नंबर कमरे में 17 मार्च 1987 को एक व्यक्ति आता है और वो अपना नाम बताया था मोहन सिंह। मोहन सिंह के नाम से वो एक कमरा बुक कराता है और कमरा बुक कराने के बाद 415 नंबर में तभी वहां से वो जाता है टाइम्स ऑफ इंडिया के ऑफिस और टाइम्स ऑफ इंडिया के ऑफिस जाने के बाद एक इश्तिहार देता है और इश्तिहार में लिखवाता है कि डायनेमिक ग्रेजुएट्स फॉर इंटेलिजेंस ऑफिसर पोस्ट एंड सिक्योरिटी ऑफिसर पोस्ट, इसके लिए हमें कुछ बंदों की जरूरत है। और जैसे ये इश्तिहार निकलता है तो उनको 18 मार्च को बुलाया जाता है ताज के इंटरकॉन्टिनेंटल इलाके में। वहीं एक जगह है जो ताज होटल में ही है, वहां उनको रिपोर्ट करने के लिए बुलाया गया था। 18 तारीख को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक रिपोर्ट करनी थी, यानी कि इंटरव्यू होना था। पूरे जहां जहां तक वो टाइम्स ऑफ इंडिया जाता है, जहां तक उसकी पहुंच थी, जो लोग उसे पढ़ रहे थे, लगभग 50 लोग इंटरव्यू देने के लिए आ जाते हैं। और ये मोहन सिंह इन सब व्यक्तियों का, इन सब लोगों का इंटरव्यू करता है। इंटरव्यू करने के लिए यहां से एक व्यक्ति को बिठाया जाता है और वो व्यक्ति कहता है कि नरीमन पॉइंट है, वहां के पास एक मित्तल टावर्स है, वहां मित्तल टावर्स के पास जाना है, वहां पर आपका इंटरव्यू चल रहा है। 50 के 50 लोगों का इंटरव्यू होता है, उसमें लड़कियां भी शामिल होती हैं और बड़े ब्रिलियंट लोग होते हैं। उन ब्रिलियंट लोगों से तमाम तरह के ऐसे सवाल किए जाते हैं जो देश की सुरक्षा से जुड़े हुए थे, जो सीबीआई से रिलेटेड थे या पुलिस ऑफिसर से रिलेटेड थे, और वो जो खूबसूरती से जवाब दे रहे थे उनका सिलेक्शन हो रहा था और कुछ लोगों को मना करने वाले थे। यानी कि शाम 5 बजे के बाद रिजल्ट आने वाला था। जो व्यक्ति होता है जिसका नाम मोहन सिंह होता है, वो शाम के 5 बजे के बाद रिजल्ट घोषित कर देता है कि 26 ये लोग हमने सेलेक्ट कर लिए गए हैं और ताज होटल पे ही आपको, जो इसका इंटरकॉन्टिनेंटल है, यहाँ पर आके आपको रिपोर्ट करनी है सुबह, यानी कि 19 तारीख की सुबह लगभग 10 बजे के आसपास। ताज होटल में ही बातचीत करते हैं, एक लग्जरी बस का इंतजाम किया जाता है और यहीं से पता चलता है इन 26 के 26 लोगों को कि हमें एक रेड डालनी है, यानी कि हमें एक टेस्ट करना है कि रेड पड़ती कैसे है, इस रेड को देखना है। और जैसे रेड पड़ने वाली बात आती है तो यहाँ से ये लग्जरी बस के अंदर बैठते हैं और वो ओपेरा हाउस का वो इलाका चुनते हैं जहां पर ये सबसे बड़ी ज्वेलरी शॉप होती है। और यहां पर जाने के बाद ये व्यक्ति सबसे आगे होता है, मोहन सिंह। बाकी इसके पीछे 6, 7, 8, 10 लोगों की टीम होती है। कुछ लोगों को इस ज्वेलरी शॉप के इर्द गिर्द खड़ा कर दिया जाता है, ये बताने के लिए कि कोई भी बाहर का व्यक्ति अब अंदर प्रवेश न करे और अंदर का व्यक्ति कोई बाहर ना आए। अंदर जाने के बाद ये पहले से ही तय कर दिया गया था कि जब बस ताज होटल से निकल रही थी, चल रही थी, तभी उन्हें रास्ते में समझाया जा रहा था कि किस तरह से बात करनी है, ज्यादा नहीं बोलना है, कम बोलना है। उनके पास पहले से ही रातों रात उनके लिए आई कार्ड दे दी गए, उनके फोटोग्राफ्स, और ये जो रिज्यूम मंगाया गया था उसी में ही एक फोटोग्राफ्स एक्स्ट्रा था, जिसकी वजह से उनका आई कार्ड बनाया गया, वही सीबीआई का गले में जो पट्टा पड़ा हुआ था, देखने के बाद किसी का भी जाहिर सी बात है सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा कि अभी कल ही तो इंटरव्यू हुआ था, आज इनकी नौकरी लग गई। और जैसे ही वो उस शॉप के अंदर जाते हैं तो जैसे जैसे बताया गया था किस किस को कब्जे में लेना है, वहाँ जो भी काम कर रहे हैं लोग, कर्मचारी लोग, उन सबको एक साइड में लगा दिया जाता है। कहा जाता है कि किसी ने होशियारी करने की कोशिश की, किसी ने अपनी तरफ से बात बताने की या फोन करने की कोशिश की, क्योंकि वो जमाना ऐसा था ना, उन दोनों मोबाइल हुआ करता था, महज लैंडलाइन फोन हुआ करता था, वो भी इक्का दुक्का फोन होता था और बहुत ज्यादा लोगों पर भी नहीं होते थे। हथियार जरूर होते थे, लेकिन हथियारों के साथ जो भी व्यक्ति थे उनको ऐसी जगह खड़ा कर दिया गया जिससे कि वो कोई हरकत ना कर सकें। और ज्वेलरी शॉप के अंदर एक एक कीमती से कीमती चीजों को इकट्ठा करके उनको एक बड़े से बैग में रखते रहे। लगभग 2.25 करोड़ रुपए के आसपास की ज्वेलरी और 25 से 30 लाख रुपए का कैश लेकर यहां से ये टीम चलने लगती है। और जैसे ही जाने लगते हैं तभी प्रदीप जावेरी कहता है कि साहब इसकी सूची तो दे दो कि मेरा जो कितना सामान है आप लेके जा रहे हैं। तभी वो कहता है कि आप चुप रहिए, आपको मिल जाएगा, आप ज्यादा बात कर रहे हैं, ज्यादा बोल रहे हैं। तो जैसी जिस अंदाज में, जिस तरीके से वो बात कर रहा था, इस तरह से सीबीआई का ऑफिसर ही बात कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं जानता था कि ये नकली है, ये फेक है। और यहां से वो चल पड़ते हैं सीधा ही। 26 के 26 लोग एक जगह इकट्ठे होते हैं जहां पर बस खड़ी हुई थी। उनसे कहा जाता है कि तुम यहाँ वेट करो। ये सामान लेके सीधा वो बस में बैठता है, बस जाती है सीधा ताज होटल, वहां से अपने 415 नंबर कमरे में जाता है, सारा सामान इकट्ठा करता है, बस वाले को फ्री कर देता है, उसके जो पैसे थे उसको पैसे देता है, होटल का जो चेकआउट करके उसके भी पैसे देता है। यहां से वो एक टैक्सी पकड़ता है, टैक्सी पकड़ने के बाद सीधा यहां से निकलता है
एक आगे कुछ एक इलाका होता है, वहाँ जाने इसका इलाके का जो नाम होता है वो बिले पार्ले होता है। बिले पार्ले में जाता है अपनी उस टैक्सी से, और टैक्सी वहाँ से पकड़ता है एक ऑटो, और ऑटो लेकर फिर वो कहाँ जाता है उसका कहीं पता ही नहीं चल पाता। जो ये अरविंद इनामदार होते हैं वो अपनी टीम के साथ, यानी कि मुंबई क्राइम ब्रांच हो या फिर कोई लोकल पुलिस हो या ऐसी कोई संस्था हो जहां जहां जांच पड़ताल नहीं हो रही थी, लेकिन जिस तरह से उसने घटना को अंजाम दिया, एक अकेला व्यक्ति 26 लोगों का सिलेक्शन करता है, टाइम्स ऑफ इंडिया में इश्तिहार देता है और उनका इंटरव्यू भी कर लेता है, सारे काम वो अकेला कर लेता है। वही टीम बनाकर सारा काम कर रहा था और लगभग इतनी बड़ी इस डकैती को कहें, चोरी कहें या लूट कहें, इसको अंजाम दे देता है। किसी को कानों कान खबर भी नहीं लगती है। जब टाइम्स ऑफ इंडिया का इश्तिहार वही लड़के दिखा रहे थे जो पुलिस ने पकड़े थे, क्योंकि उनका भी उसने पूरी तरह से बेवकूफ बना दिया था और वो भी इस घटना में शामिल हो गए थे। उन्हें पता ही नहीं था कि हम इस घटना में शामिल हो चुके हैं। अब जिस तरह का काम करने का तरीका था उसका, उसे लग रहा था कि सीबीआई का ऑफिसर है। उसका चेहरा, उसका हुलिया तैयार किया गया और उसने जो ताज होटल में अपना एड्रेस लिखवाया था वो लिखवाया था केरल के त्रिवेंद्रपुरम का। अब वहां पर एक व्यक्ति होता है, उस व्यक्ति जॉर्ज को ये लगता है कि शायद ये वही व्यक्ति है। उसको जॉर्ज को पुलिस पकड़ के भी लेके आती है, जांच पड़ताल करती है, लेकिन पता चलता है कि जिस दिन ये घटना को अंजाम दिया जा रहा था जॉर्ज दरअसल त्रिवेंद्रपुरम में ही था, लेकिन वो इस घटना में शामिल नहीं था। कौन था फिर शामिल? फिर पुलिस एक बार और सीबीआई ये सब मिलकर जांच पड़ताल करते हैं और देश के लगभग 400 ऑफिसरों की सूची तैयार की जाती है जो सीबीआई में होते हैं। उसी कदकाठी, उसी चेहरे को, क्योंकि चेहरा भी देख चुके थे, कदकाठी भी देख चुके थे, 26 लोग वो ताज होटल के लोग, साथ ही उस जो शॉप में जो काम करने वाले कर्मचारी थे और मालिक थे वो लोग, और बस का ड्राइवर, ऑटो ड्राइवर और टैक्सी ड्राइवर, सभी ने उसका चेहरा देखा था। ऐसा चेहरा मिलाने की कोशिश की गई उन 400 ऑफिसरों में, लेकिन मिल ही नहीं पाता। आखिरकार वो कौन था, कौन नहीं था। आज तक भी इस घटना को घटे हुए लगभग 35 साल का समय हो चुका है, लेकिन ये घटना को अंजाम किसने दिया है पता ही नहीं चलता। इसके बाद सूचना मिलती है पुलिस को कि दुबई में एक ऐसा व्यक्ति है जिसने इस घटना को अंजाम दिया था। पुलिस दुबई जाती है और फिर दुबई ही नहीं बल्कि भारत के अलग अलग हिस्सों में जाकर उस व्यक्ति को तलाश किया जाता है। लगातार आज भी सूचनाएं मिलती हैं कि जिस व्यक्ति ने 1987 में इस घटना को अंजाम दिया था उस व्यक्ति को यहाँ पर देखा गया है। वो व्यक्ति आज तक भी नहीं मिलता है। वो वाकई बहुत शातिर किस्म का चोर है। इस पर एक फिल्म बनी थी स्पेशल 26, और साउथ में भी एक मूवी बनी है, और साथ ही एक फिल्म आई थी खेल में एक छोटा सा पार्ट इस घटना का दिया था, लेकिन उसमें भी पूरी तरह से तीनों फिल्मों के अंदर ये पूरी घटनाक्रम के बारे में इस तरह से नहीं बल्कि अपने तरीके से बताया जाता है। थोड़ा सा मिर्च मसाला लगा के उसमें दिखाया गया था कि कई सारे लोग थे जो इस डीलिंग को कर रहे थे। उसमें अक्षय कुमार के साथ और भी कई लोग, जैसे अनुपम खेर या और भी 2-3 लोग होते हैं, लेकिन वो 2-3 या 4 लोग नहीं थे, सिर्फ अकेला था जिसका नाम मोहन सिंह होता है। मोहन सिंह नाम इसलिए लिया गया क्योंकि उसने ताज होटल के अंदर अपना नाम मोहन सिंह ही लिखवाया था, जो भी आईडी दी थी वो भी। और जितने भी जब ये रेड डालने की जा रहा था तो वहां पर उसने दुकान में जो कागज दिखाए थे वो भारत सरकार से अप्रूव्ड कागज थे। उसके पास इतनी सारी चीजें थी, यानी कि उस व्यक्ति के बारे में यही कहा जा रहा है कि वो व्यक्ति वाकई बहुत ही शातिर किस्म का इंसान रहा है। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जाते जाते कुछ लोगों के जन्मदिन है, जिसमें गोपाल हैं, शर्मा है बरेली से, राजस्थान से विजय जायसवाल हैं। इन लोगों को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही अयान अंसारी, शिव कुमार, प्रदीप यादव, हनुमान, शहबाज, अनुराग यादव, महेंद्र कुमार, सुमित, प्रीति कुमारी गाजीपुर से, प्रमोद कुमार गुप्ता बिहार से, इंतजार, रामलाल गुज्जर, मुबारक अली, अभय सिंह, भूषण पटेल, नाबिल खां हुसैन, इन सब लोगों ने नाम लेने की अपील की थी। आप सभी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।